नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही केंद्र में उनकी अगुवाई वाली सरकार ने 11 सालों का राजनीतिक सफर तय कर लिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले तीसरे नेता बन गए। हालांकि इस बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के बजाय सहयोगी दलों के समर्थन से बनी है, लेकिन नेतृत्व का फैसला और अंदाज दृढ़ता में कोई कमी देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन सबके बीच जो सवाल लगातार विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है कि कितना बदला है 11 सालों में, इन सब के बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 में हुए आम चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए के सहयोग से मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की राजनीति के बावजूद मोदी सरकार ने सख्त और निर्णायक कदम उठाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। पहले ही साल में सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया और जातिगत जनगणना जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर ठोस फैसले लिए। मोदी सरकार के 11 साल 11 उपलब्धियां। जन धन योजना 2014, पहली बार बड़ी आबादी को सीधे बैंक खाते, बीमा और आर्थिक समावेशन का लाभ मिला। स्वच्छ भारत मिशन, साल 2014 में शुरू हुई इस योजना में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। सभी राज्य ओडीएफ घोषित किए गए। जीएसटी लागू करना, एक राष्ट्र एक कर की नीति ने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बनी। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिकों की जिंदगी का हिस्सा बने। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मोदी सरकार के कार्यकाल में तेजी आई। एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे को विस्तार मिला। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को भी नया आयाम दिया। यूएन से लेकर अमेरिका, जापान और यूएई तक भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, 72 देशों का दौरा किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया गया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को प्रोत्साहन दिया गया। अनुच्छेद 370 को हटाना और 35A की समाप्ति भी बड़े ऐतिहासिक फैसलों में से एक रही। राम मंदिर निर्माण को भी मोदी सरकार की अहम उपलब्धि माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पीएम मोदी के नेतृत्व में ही शांतिपूर्ण और गरिमामयी रूप दिया गया। नारी शक्ति और कानून, 11 साल के कार्यकाल के दौरान नारी शक्ति और कानून को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़े और अहम फैसले लिए। इनमें 3 तलाक पर प्रतिबंध, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। साल 2014 में 2019 के विपरीत 2024 में बनी मोदी सरकार सहयोगी दलों के समर्थन से सत्ता में आई। इस बार बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू जैसे सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी। हालांकि विपक्ष ने इसे मोदी सरकार के लिए चुनौती बताया, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले वर्ष में ये साबित कर दिया कि गठबंधन की राजनीति को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे दलों का वक्फ संशोधन विधेयक में समर्थन इस गठबंधन की मजबूती का प्रमाण रहा। वक्फ संशोधन कानून, तीसरे कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आक्रामकता का प्रतीक बन गया। तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान में सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ये संदेश स्पष्ट कर दिया गया कि भारत तब हर आतंकी हरकत का करारा जवाब देगा। इस सैन्य कार्रवाई ने मोदी की छवि को एक निर्णायक और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले नेता के रूप में और अधिक सुदृढ़ किया।
दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखी भारत की कुव्वत। देश में लंबे समय से उठती रही जातिगत जनगणना की मांग को मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया। आजादी के बाद पहली बार सरकार ने सभी जातियों की गणना कराने का फैसला लिया। इससे विशेषकर ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व और योजनाओं के निर्धारण में मदद मिलेगी। ये फैसला न केवल सामाजिक संतुलन की दिशा में अहम माना जा रहा, बल्कि इसके जरिए बीजेपी ने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा चुनावी हथियार भी छीन लिया है। महाराष्ट्र हरियाणा में धमाकेदार जीत। लोकसभा में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी की। हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत के बाद पार्टी ने दिल्ली में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी को पराजित कर सत्ता में वापसी की, जो 27 साल के बाद हुआ। इससे पार्टी को न केवल राजनीतिक जमीन वापस मिली, बल्कि खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला साल गठबंधन की नई जरूरतों और बदलते सियासी समीकरणों के बावजूद प्रशासनिक स्थिरता और नीति निर्माण की दृढ़ता से भरपूर रहा। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, सामाजिक मुद्दों पर साहसिक निर्णय और सहयोगी दलों के साथ प्रभावशाली तालमेल ने ये संकेत दिया है कि ये कार्यकाल भी पहले दो की तरह निर्णायक और दूरगामी परिणाम देने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कामकाज पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के 11 सालों में कोई जवाबदेही नहीं, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रचार है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार अब वर्तमान की बात नहीं कर रही है, बल्कि 2047 के सपने बेच रही है। तो तमाम ऐसे सवाल है कि विकास को लेकर जहां देश आगामी दिनों में और अधिक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल विपक्षी दलों की ओर से लगातार उठाया जा रहा है कि तुम्हारी फाइलों में जो दावे हैं वो गुलाबी हैं, आपके जो सरकारी कागजात हैं वहां गांव की तस्वीरें भले गुलाबी हैं, लेकिन आपके दावे किताबी हैं, झूठे हैं। ये विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के 11 साल, ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार, ये फॉर्मूला विपक्षी दलों की ओर से उठाया गया है। तो दूसरी ओर सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट कार्ड वो सॉलिड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने रख दिया गया और कहा गया कि असरदार, दमदार सरकार जो मजबूत फैसले लेती है और साथ ही दुश्मनों को घुस कर मारती है। इन सब के बीच तमाम ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब विपक्ष कर रहा सवाल, सरकार बोले काम बेमिसाल। और इसके साथ साथ तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी को इसमें कितना फायदा हुआ। 144वें नंबर पर है हम प्रति व्यक्ति आय में, भुखमरी के सूचकांक में हम 5वें नंबर पे हैं पूरे 121 देशों में। तो कैसा विकास, कैसे सरपट दौड़ रहा है ये विकास, तमाम ऐसे सवाल भी उठने लाजमी है। तो इन सब के बीच 11 बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले, ऑपरेशन सिंदूर, अनुच्छेद 370 हटाना, मुफ्त राशन योजना, इनकम टैक्स में कटौती, सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया, ट्रिपल तलाक खत्म करना, वक्फ कानून, नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर का निर्माण, जीएसटी, नोटबंदी जैसे तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसलों की फेहरिस्त सरकार गिना रही है कि हमारे सरकार और हमारे शासनकाल में ऐतिहासिक फैसले लेने की प्रतिबद्धता है। यही वजह है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां पूरे देश में ही नहीं विदेशों में बखान होते हुए नजर आ रही। यही वजह है कि विदेश नीति हमारी सरपट दौड़ रही है। आम आदमी को कितना फायदा हुआ है, ये सवाल लगातार विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि जब मोदी सरकार की ओर से 11 साल बेमिसाल बताए जा रहे थे, तो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उससे पहले जो यूपीए सरकार थी उसका हाल भी याद दिलाया कि तब कैसे तुष्टीकरण की नीति थी, कैसे तब अर्थव्यवस्था और सरकार सब आईसीयू में थी, कोई फैसले बड़े नहीं लिए जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार पर आरोप मढ़ रही है। तो सरकार
से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि तब पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब 2 गुने दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चल रहे हैं। विपक्ष करे सवाल, सरकार बोले काम बेमिसाल। तो राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ खेमराज शर्मा जुड़ चुके हैं और पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आपके पास आऊंगी, जिस प्रकार से सरकार, पीयूष जी, सरकार बोल रही है काम बेमिसाल किया है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इन 11 सालों को? आवाज आ पा रही है पीयूष जी? हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार सवाल यही है कि मोदी सरकार के 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। ये विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है। खेमराज जी, जिस प्रकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि मोदी सरकार के 11 सवाल और 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। नमस्कार जयंत, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार जयंत, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। नाम थोड़ा करेक्ट कर लो, खेमराज नहीं खेमचंद शर्मा है। ओके ठीक है प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 11 साल से है, उसने वो काम करके दिखाया जो 7 साल में पुरानी सरकारों ने नहीं करके दिखाया। वो काम किए हैं जो पहली बार हुए हैं। हमारे यहाँ पे जब आतंकी घटना हुई तो हम लोगों ने घुस के मारा, पर पहली बार हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की और दिखा दिया कि हम अब बॉर्डर क्रॉस करके भी मार सकते हैं और आतंकवादियों पे कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हिमाकत हुई तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा एक्शन लिया और हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की और वहाँ पे बहुत सारे उग्रवादियों को निस्तानाबूद किया। फर्स्ट टाइम अब जब पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई है, उस समय भारत ने और बड़ा एक्शन लिया। अब पीओके से आगे बढ़ के, क्योंकि तो हम कहते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है, तो उससे आगे बढ़ के हम लोगों ने पाकिस्तान के पंजाब में घुस के मारा और हमने ये मैसेज दिया, आतंकवादी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, नंगूस कर देंगे, जमीन दोस्त कर देंगे, कब्र खोदेंगे। और हम लोगों ने टॉपिक खोज के दिखाई। आज सेनाएं, हमारी सरकार आने से पहले एयरपोर्ट के पास जो फाइटर जेट की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि पुरानी सरकार की जो पॉलिसी पैरेललिज्म था उसकी वजह से सेनाओं को कुछ भी मिला नहीं, एयरफोर्स को कोई भी एडिशनल एयरक्राफ्ट मिले नहीं, तो वो फाइटर जेट देने का काम, राफेल देने का काम हमारी सरकार ने किया। और अब न सिर्फ राफेल, इंडिजीनियस फाइटर प्लान, इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, सेना के बजट को बढ़ाया गया है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने S-400 खरीदा रशिया से और उससे हमारा एक सुरक्षा चक्र बनाया, और सुरक्षा चक्र में हमें सुरक्षित रखा। जब दुश्मन ने सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी, उन सबको हम लोगों ने मार गिराया। तो ये सब चीजें किसने दी? ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, मोदी जी की सरकार में आई। पहले की सरकारें वो अपने झगड़ों में लगी रहती थी, करप्शन में लगी रहती थी, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम करने में लगी रहती है। बिल्कुल राज शर्मा जी, फेयरिस्ट गिना दी सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट कार्ड, वो सॉलिड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने रख दिया गया और कहा गया भाई असरदार दमदार सरकार जो मजबूत फैसले लेती है। तो फिर ऐसे में मोदी सरकार की 11 साल बेमिसाल क्यों ना कहा जाए? राज शर्मा जी। आरती जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या ये सरकार ना होती तो 2025 भी नहीं आता निश्चित रूप से। और अगर ये सरकार ना होती तो इतनी बेरोजगारी भी नहीं। ये सरकार ना होती तो हॉस्पिटलों में डॉक्टर की कमी भी ना होती। अब आ जाऊं कि इन्होंने जो गिनाई है, मैं इनसे सिर्फ 5 चीजें पूछूंगा, मैं दाएं और बाएं नहीं जाने दूंगा। मुझे 11 साल में सिर्फ एक ऐसा अस्पताल बनाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद बताया हो और बनाने के बाद उसका जो नाम और रोशन हो रहा हो वो एक विश्व स्तरीय होगा, जहां पे हमें बाहर जाने इलाज कराने के लिए जाना नहीं पड़ रहा हो। दूसरा, सिर्फ एक चीज और बता दें कि इन्होंने कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हो जिसकी धूम विदेशों तक बनी। अब धोखे से तो ये कुछ करते रहे, कुछ भी कहते रहे, इनका काम है पुराने को रोना।
और एक और बात बताता हूँ कि इतना बता दे कि अच्छा व्यक्ति वर्तमान की बात करता है या भूत की या भविष्य की, यही बता दे, क्योंकि ये सरकार भविष्य की बात करती है, 2047 की बात करती है, 2025 की बात नहीं करती है। मैं अभी बता दूं आपको कि अभी मेरे ही शहर में, मेरे ही एरिया में पिछले 10 घंटे से बिजली नहीं थी, ये सोचिए। और कोई भी अफसर फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि ये बता दें कि इन्होंने, क्योंकि इनकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, 7-8 साल से हो गई यूपी में है, यूपी में एक नया पावर हाउस बनाया हो, पावर प्लांट, एक पावर प्लांट ये इन्होंने बनाया हुआ, इतना बता दे, मुझे ज्यादा नहीं छोड़ना है। बाकी तो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर में एक स्कूल लेकिन होगा। राज शर्मा जी, अनुच्छेद 370 काहे नहीं हटाया गया आपके शासनकाल में? ट्रिपल तलाक खत्म क्यों नहीं किया गया? वक्फ कानून पर क्यों नहीं बड़े फैसले लिए गए? तो मुझे तो लगता है 370 हटने के बाद आपके चैनल की भी इनकम अच्छी हो गई होगी, आपका भी जीवन स्तर सुधर गया होगा। अगर 370 हटने के बाद आपका जीवन, मैं सिर्फ आप ही से कह रहा हूँ, आपका अगर आरती जी जीवन स्तर सुधर गया तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम। मेरा तो जीवन स्तर नहीं बदला है, मेरी तो आमदनी घट गई। इधर सुन लीजिए आप, मुझे नहीं पता खेमचंद शर्मा जी की बढ़ गई होगी, और मुझे नहीं लगा 370 हटने से आपका भी जीवन स्तर बढ़ गया होगा। ठीक है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप पूछिए और पूछिए आप। खेमचंद जी, आम आदमी को इसमें फायदा कहाँ हुआ है? 144वें नंबर पर है हम प्रति व्यक्ति आय में, भुखमरी के सूचकांक में हम 5वें नंबर पे 121 देशों में। कैसे कहें 11 साल बेमिसाल? खेमचंद जी, देखिए, ये जिस तरीके के आंकड़े दे रहे हैं वो बहुत ही आशाजनक आंकड़े हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आज जब पूरा विश्व देख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा अगर जो कहीं फूड सिक्योरिटी है तो वो भारत में है, ये किस तरीके से कह रहे हैं कि भुखमरी है? अभी वर्ल्ड बैंक ने कुछ दिन पहले ही बोला है कि भुखमरी नहीं का नो राज भैया, राइट टू फूड कानून किसने बनाया था? आपने नहीं बनाया था। ये झूठ नहीं बोलने दूंगा यहाँ। आरती जी इनसे कहिए ये झूठ का प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट टू फूड एवरीवन, ये कानून यूपीए गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। आप बताइए आपने क्या बनाया? गरीबी से बाहर आए, 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 35 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी सरकार से पहले महागरीबी में थे। 27 करोड़ लोग, और आप कह रहे हैं कि वो कोई फायदा नहीं है। आज हर घर में टॉयलेट है, जो माता बहनों। खेमचंद जी, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? मैडम, जो आय की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम देखिए 2014 में क्या थी और आज क्या है, आज ऑलमोस्ट डबल है। आप किसानों की आय देखिए, किसानों की कोई भी फसल उठा के देखिए, सरसों, गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, सबकी जो एमएसपी आज ऑलमोस्ट डबल है। और हम लोगों ने तय किया है कि जो कॉस्ट फैक्टर है उस पे कम से कम 150%, मतलब 50% ज्यादा से लेके 250% तक हमें, और हमने दिया है। और अभी हमने जिस तरीके से आने वाली फसलों के रेट तय किए हैं, तो साथ साथ दिखाते हैं कि बेटा कि हम लोगों ने रेट चेंजेस किए हैं। गन्ने की फसल में, गन्ने के रेट में चेंज किए हैं। गन्ने के पहले 2-2 साल तक पेमेंट नहीं मिलती। इनसे पूछ लीजिए कितना बढ़ाया गन्ने के रेट में, और पूरा पैसा निकल रहा है। पीयूष पंछी को भी मैं जोड़ लेती हूँ पहले डिबेट में। वो अभी सिर्फ और सिर्फ चीनी के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से ऑयल बन रहा है। हाँ ठीक है पीयूष पंछी, जिस प्रकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि 11 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए और एक तरफ सरकार कह रही है 11 साल बेमिसाल, आपने कैसे देखा इन 11 सालों को? देखिए 11 साल तो सरकार जो है वो अपना दावा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल की उपलब्धियां गिनवाई, वो वही उपलब्धियां हैं जो लगातार जो है कि वो गिनाते रहे हैं, हर बार गिनाते रहे हैं। और उसके इतर जो है, जो हालात जो बन गए हैं वो हम और आप सब देख रहे हैं कि बाकी वादे तो आप भूल जाइए, चाहे वो जो है कि काला धन का रहा हो या 15 लाख का रहा हो या रोजगार का रहा हो, किसानों की आय का रहा हो। उसके इधर हमने देखा कि किस तरह से भारत की स्थिति कहाँ बन गई है, भारत के युवाओं की स्थिति कहाँ बन गई है, जिस तरह से डिपोर्टेशन हुआ। आज भी एक खबर है कि आप देखिए कि एक इंडियन स्टूडेंट को किस तरह से वहां न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में जो है हथकड़ियां पहना दिया गया वहां, और उसको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया।
तो ये हालात हो गई हमारे देश की। और उस पे इंटरवेंशन कहीं भी सरकार के स्तर पे जिस तरह से भेजा गया था, जब वहां पे लोगों को जो वहां पे जो इलीगल तरीके से वहां गए थे, ठीक है वो गलत इलीगल तरीके से गए थे, लेकिन जिस तरह से डिपोर्ट किया गया वो जो है कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। बिल्कुल। तो उसपे भी कोई भारत सरकार की तरफ से इमीडिएटली कोई भी अमेरिका को के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया गया। तो ये दिखाता है कि हम कितने इम्यून हो चुके हैं अपने लोगों के, अपने नागरिकों के उनकी परेशानियों के प्रति। महंगाई इतनी जो है लंबी रात दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा आप देखिए पर कैपिटा इनकम लगातार हम ठीक है, सरकार ये बात कह रही है कि साहब हम तो जो है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। हो सकता है होने जा रहे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारा उपभोक्ता वर्ग बढ़ रहा है, तो हम एक बड़ी बाजार हो रहे हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ी हमारी इतने सालों में, पिछले 11 सालों में वो लगातार घट रही है। हमारी कर्ज इस देश का लगातार बढ़ रहा है, आप देखिए लगातार। जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हम पीछे चले गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम पीछे चले गए हैं 2014 और अगर 2025 का आप कंपैरिजन कीजिए। हमारा जो है कि इंपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है वो लगातार जो है वो हमारी तरफ जो है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। चीन ज्यादा हमको हमारे यहाँ इंपोर्ट कर रहा है, हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन को। तो ये जो इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कोई भी मानक उठा के देख लीजिए, कोई भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, हमारी स्थिति कहाँ पहुंच गई है। खेमचंद जी, ये और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी राहुल गांधी ने भी, हालांकि मैं राहुल गांधी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अभी हाल में ये बात कही थी, एक ट्वीट करके कहा था कि किस तरह से जो उपभोक्ता की स्थिति क्या हो गई है कि, और जो धीरे धीरे जो है गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही है, हम लोगों की हालत ये हो गई है, जूतों में 7% गिरावट आई है, जूते चप्पल की खरीदारी में। जो लाइट व्हीकल्स है हैवी, वो उनमें गिरावट आई है। सबसे बड़ी बात है, आरबीआई का आंकड़ा आया है कि लोग लगातार अपने गहनों को जो है वो गिरवी रख के जो है वो पैसा ले रहे हैं बाजार से और अपना घर चला रहे हैं। बिल्कुल खेमचंद ये जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये जो हालात हो गए लोगों के, इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन जवाब जो ले लोग लेती हूँ जी रहे हैं, हाँ खेमचंद जी, एक उनकी तरफ आप हालत लोग कहते हैं विदेश नीति हमारी बड़ी सॉलिड हुई है, देश में मोदी है तो मुमकिन है, और तमाम ऐसी बात आप लोग कहते हुए नजर आ, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में किस प्रकार से भारतीयों का अपमान हो रहा है, और लगातार सीज फायर पर 11 बार ट्रंप जवाब कहते हैं कि हमने सीज फायर पर समझौता कराया, मध्यस्थता कराई, लेकिन चुप्पी खटकने लगी है अब कहीं ना कहीं। खेमचंद जी, देखिए ट्रंप ने सीज फायर कराया, ये सिर्फ और सिर्फ मिसइन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। ट्रंप ने खुद भी माना कि हाँ, एक बार उन्होंने खुद भी अपने मुंह से कहा था कि हाँ मैंने नहीं कराया, मैं इसको फैसिलिटेट कर रहा था। ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अमेरिका ने कोशिश की तो भारत ने साफ कह दिया नहीं, अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है, अगर पाकिस्तान फौजों फायर चाहता है तो उनको प्रॉपर चैनल के माध्यम से भारत में अप्रोच करना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्योंकि घबराया हुआ था, परेशान था, भारत ने जिस संधि के लिए अटैक किया तो उसने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया, भारतीय डीजीएमओ ने 2-3 घंटे उसको अवॉइड भी किया क्योंकि हमारा ऑपरेशन ऑनगोइंग था। फिर शाम को दोबारा फोन आया तो हम लोगों ने मान लिया क्योंकि हमारा तो एक ट्वीट कर दीजिए ना, हो गया। लेकिन अभी तक कोई विदेश मंत्रालय की ओर से ना इस बात का खंडन किया जाता है, ना प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते कि भाई नहीं, क्योंकि विपक्ष का भी तो मुंह बंद कर दीजिए ना, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का मुंह तो बंद हो नहीं सकता क्योंकि वो नेतृत्व बातें कर रहे हैं। उनके नेताओं ने ये बताया है विदेशों में जब डेलीगेशन में गए हैं कि ये बायलैटरल था, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रूल नहीं था। और फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जब फॉरेन विजिट पे थे साफ साफ कह दिया कि हमने किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन को नहीं माना, हमारी जो फौज ऑफ दी फायर थी उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है, ऑपरेशन अभी ऑन गोइंग है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम लोगों ने फौज ऑफ फायर पे एग्री किया और अभी ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है। लेकिन कांग्रेस का जो विपक्ष है वो ऑपरेशन की इंटीग्रिटी चाहता है, सेनाएं सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन उनको समय से पहले चाहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इनको पाकिस्तान और सेना को पास ऑन करानी है। आप फर्क देखिए कि आज राहुल गांधी के बयान और ट्विटर के जो ट्वीट्स हैं
उनकी स्क्रीनशॉट लेके पाकिस्तान यूएस में जाता है, अन्य देशों के पास जाता है, एज सबूत, एज एविडेंस। जब दुश्मन आपके वक्तव्यों को एज एविडेंस मानता है, तो इससे ज्यादा एक पार्टी के लिए, पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी सुर्खियां क्यों पाकिस्तान के चैनल में बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुद्दे पर आती हूँ। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए जब जेपी नड्डा बोलते हैं कि यूपीए सरकार थी जब पहले, उसका हाल भी याद दिलाया उन्होंने कि तब कैसे तुष्टीकरण की नीति थी, कैसे तब अर्थव्यवस्था और सरकार सब आईसीयू में थे, कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाते थे। ये सवाल पूछा गया। अब देखिए, एक चीज बता दूं आरती जी, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो विश्वास ये खुद स्वयं में नहीं करते। मैं ये कह रहा, इनको 2014 में इसलिए चुना गया था कि ये भानेखोरी करें, इसके लिए चुना गया था। बात आज किसकी शासनकाल की हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की। तो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बताना चाहिए था। और मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं चाहना चाहता। इनके तो तथाकथित जो इनके चहते चैनल है, वो तो पाकिस्तान के पत्रकारों को बैठा रहे थे। क्यों बैठा रहे थे? इन्हीं के तथाकथित चाहने वाले चैनल के एंकर वहां के लोगों को पैसा देके बुलवा रहे थे। तब किसने देखा? और एक और मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आज की तारीख में वर्ल्ड डिस्टेंस लेस है। आप और हम ये डिबेट करें, पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा, जब चाहे जिस कोने में बैठ के, चांद में भी देख सकता है। तो अब ये सब बेकार की बात है कि मैं इधर से बोल रहा हूँ, उधर से बोल रहा हूँ, ये सुन लिया। और एक और बात है, घर में दो भाई होते हैं, एक भाई निकम्मा होता है, वो निकम्मा भाई काम नहीं करता है, इधर उधर की कमियां निकालता है। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी के निकम्मे लड़के की तरह है, जो दुनिया में कुछ करता नहीं, अपने पिताजी की कमाई हुई जायदाद को बेचता है और इधर उधर के एक्सक्यूजेस ढूंढता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सक्यूजेस ढूंढ रही। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खेमचंद शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं मुझे एक दो चीज बता देंगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज गिरा दे और एक मेडिकल कॉलेज गिरा दे जिसका वर्ल्ड में डंका बजना शुरू हो गया हो। और एक और बात बताता हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश पे ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे 2 लोहिया हॉस्पिटल, जिसे हम साधारण भाषा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, 2 हॉस्पिटल ये बता दे कि जहां पे इनके डॉक्टर्स पूरे हैं, जो कहो हार जाओ। और बताओ, इसी पे आ जाए, इनको समय दीजिए आप, आज इन्हीं को अपनी नकारी का सबूत देने दीजिए। हाँ, पीयूष जी, सरकार उपलब्धि गिनाती है कि 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। विपक्ष कहता है ये तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि आपको 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया गया, जो मुफ्त अनाज लेने के लिए लाइनों में लगा दिया जाता है। पीयूष जी, कैसे देखते हैं? ये विफलता कहें, ये सफलता, बड़ी कामयाबी सरकार की? सरकार अपनी जो है असफलताओं को ही अपनी सफलताएं मानती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए, निश्चित रूप से कोई भी जो है कि आम आदमी ये समझ सकता है कि अगर हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जो है आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, लोगों के हालात अच्छे नहीं है कि वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे, इतना नहीं कमा पा रहे कि 2 जून की रोटी कमा सके। हमें उन्हें 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है और लगातार मोदी जी इसकी चर्चा करते हैं। मतलब कभी तो ये संख्या घटनी चाहिए। अगर आपके आर्थिक हालात बेहतर हो रहे हैं, अगर एनडीए सरकार बेहतर काम कर रही है, तो कम से कम ये आंकड़ा तो कम होना चाहिए ना, 80 करोड़ से 60 करोड़ आना चाहिए। लेकिन हर चुनावी भाषण में आप देखिए, चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो या प्रधानमंत्री जी हो, तो लगातार कहते हैं कि हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो ये तो आपकी सफलता है कि आप 11 साल में इस आंकड़े को घटा नहीं सके। अच्छा, 25 करोड़ आप कह रहे हैं कि नीति आयोग ने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो वही घटा दीजिए आप। वो 25 करोड़ भी आप नहीं घटाते हैं, लगातार रटते जा रहे हैं 80 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़। यानी कि एक जैसे कंप्यूटर में फीड रहता है, उसी तरह से आप बटन दबाया 80 करोड़ की रट। ये एक दावा करने के लिए, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये उल्टा पड़ रहा है। ये आपके सफलता का सूचक है कि अगर आप लगातार 11 साल में भी 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज में देना पड़ रहा है, तो ये आपके सफलता का सूचक है। हाँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आप जिस तरह से हमारा जो है कि वो फॉरेक्स जो है इन्वेस्टमेंट लगातार घटता चला जा रहा है। एफडीआई के मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 2025 के वित्तीय वर्ष में 96% गिरावट हुई है एफडीआई में। तो ये सब बता रहे हैं कि हमारे आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। हमारे रुपये का आपने अवमूल्यन देख ही लिया। तो जो स्ट्रॉन्ग मानक होते हैं किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के,
वो सारे पिछले 11 साल में कमजोर हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। खेमचंद जी, लास्ट कमेंट आपसे ही लूंगी, क्योंकि मोदी सरकार 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन नौकरी, महंगाई और साथ ही पेपर लीक और 15 करोड़ नौकरी का ये वादा लगातार जनता पूछ रही है। ये सवाल जनता की ओर से है, इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए 10 मिनट। देखिए, समझ में नहीं आता जब पीयूष जैसे जो वरिष्ठ हमारे साथी हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं कि जब हम आए थे तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, आज 4.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी के अरे भाई, जो कह रहे उनको बताओ ना, सब पे कमियां, जो आपकी कमियां बता दे वही गला खराब है इस देश में, वही गद्दार है। अबाउट 300 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था, आज वो फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर का हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के स्टैंडर्ड कमजोर हो रहे हैं। जब हम सत्ता में आए थे लगभग 200 टन के आसपास हमारे पास गोल्ड रिजर्व हुआ करता था, आज 800 टन के आसपास हमारे पास गोल्ड रिजर्व है। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के स्टैंडर्ड कमजोर हो रहे हैं। जब हम सत्ता में आए थे 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के स्टैंडर्ड कमजोर हो रहे हैं। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं? जब हम आए थे हमारी 1,500 के आसपास पर कैपिटा डॉलर टर्म्स में हमारी इनकम हुआ करती थी, आज वही 2700 से 3,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम हमारी है। अभी पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं। और ये सिर्फ नीति आयोग ने नहीं बोला, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भारत में लगभग 27 करोड़ लोग महागरीबी से बाहर आए। अरे भैया, वो बोला वर्ल्ड बैंक ने, जो आपने आंकड़े दे दिए, जो आपने आंकड़े फोर्स आंकड़े दे दिए, उसी में वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया। कम तो नहीं करते, हम कम कर सकते हैं, हमने किया नहीं, क्योंकि हम अभी हैंड होल्डिंग देना चाहते हैं, हम साथ देना चाहते हैं। हम तो आयुष्मान भारत कार्ड भी दे रहे हैं, हम तो घर में टॉयलेट भी बनवा रहे हैं, हम तो फ्री में गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, हम तो पीएम किसान के माध्यम से मदद, ठीक है, फेयरिस्ट है, फिर समय कम है, गरीबी से लंबे समय माँ गरीबी से ठीक है खेमचंद जी, वो पुनः गरीबी में ना जाएं। तो ये इलॉजिकल रीजनिंग ना दें, नहीं तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर जो आज सरकार इसको बेमिसाल बता रही है, तो विपक्ष लगातार सवाल दागती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले तीसरे नेता बन गया। और हालांकि इस बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत के बजाय सहयोगी दलों के समर्थन में, लेकिन नेतृत्व का अंदाज और फैसलों की दृढ़ता में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार 11 साल के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।